हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो बताओ कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडी? मस्त चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? और हमको एक बात बताना कमेंट में, क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है नोमेनक्लेचर पढ़ने में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से स्टार्ट किए, क्या आपको मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ना आप लोगों को पिछले क्लास को एक बार रिवाइज करवा दूँ। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर था क्या? हम बताए थे नोमेनक्लेचर बेसिकली होता क्या है। नोमेनक्लेचर बेसिकली होता क्या है, क्या आप सबको पता है ना? नाम लिखने का जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को बनाने या नाम को लिखने की प्रक्रिया को ही क्या बोल रहे थे? नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने या नाम बनाने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं। कोई दिक्कत? नामकरण का कितने तरीका था, कितना पद्धति था? नामकरण का 2 पद्धति होता है। कौन कौन सा? एक होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम, दूसरा होता है आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नाम लिखने या नाम बनाने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं। 2 पद्धति होता है, एक कॉमन नेमिंग सिस्टम, दूसरा आईयूपैक नेमिंग सिस्टम। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? उसके बाद हमने पढ़े थे कि सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति यानी कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या होता है। हम बोले वो नामकरण पद्धति जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का नाम उसके उत्पत्ति स्थान या किसी विशेष गुण या वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा जाता है, उसे हम लोग बोल रहे थे कॉमन नेमिंग सिस्टम। जैसे कुछ चीज़ याद करवाए थे कि फॉर्मिका, लाल चींटी में जो पाया जाता है उसको फॉर्मिका बोलते थे, और उसमें जो चीज़ मिला उसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से ऑरेंज लेमन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिट्रस, साइट्रिक एसिड। उसी तरह से बटर, ब्यूटाइरम, उसमें जो एसिड मिला उसको ब्यूटायरिक एसिड। विनेगर हो गया, सॉवर हो गया, खट्टा पदार्थ हो गया, उसको बोल रहे थे एसिटिक एसिड। उसी तरह से सेब को मेलम बोलते हैं, और उसमें जो मिलता है मैलिक एसिड। यूरिन, पेशाब में जो मिलता था उसको यूरिया बोलते थे। आया समझ में? ये सब कौन सा नेमिंग था? ये सब था कॉमन नेमिंग सिस्टम। फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे? उसके बाद देखे थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम बोले जैसे जैसे कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ते गया तो सामान्य नाम को याद रख पाना, हम लोग पढ़े थे बढ़िया से, सामान्य नाम को याद रख पाना मुश्किल होने लगा। इसीलिए आईयूपीएससी ने एक दूसरा नामकरण पद्धति अपनाया कि ये जो नामकरण पद्धति है ना, चाहे लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना आ जाए, उस पे हम लोग लगा के उसका नाम अपने तरीके से खुद से उसका नाम लिख लो। आए बात समझ में? हम बोले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अत्यधिक हो गई तब कॉमन या ट्रेवलिंग नेमिंग सिस्टम के द्वारा इन सभी यौगिक के नाम को याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक नया नेमिंग सिस्टम अपनाया। इसी नए नेमिंग सिस्टम को क्या बोलते थे? आईयूपीएससी। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, चलो ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे कि आईयूपीएससी बोलता है क्या कि देखो किसी भी चीज का नाम जो होता है ना 3 वर्ड से मिलके बना होता है। मैक्सिमम कितना? 3 वर्ड से मिलके बना होता है। पहला प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड, तीसरा सफिक्स। जैसे मेरा नाम है एमडी फारूक आलम, जैसे बोलते हैं ना, तो एमडी फर्स्ट, फारूक मिडिल एंड आलम लास्ट वाला। उसी तरह से 3 वर्ड प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखे कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। हम बोले लॉन्गेस्ट चेन देखो कुछ नहीं होता है, सबसे लंबा चेन जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो उसको हम लोग बोल रहे थे क्या? लॉन्गेस्ट चेन। कोई दिक्कत? लॉन्गेस्ट चेन आप लोग बढ़िया से निकाल सकते हो। इन सभी कंपाउंड का हमने लॉन्गेस्ट चेन देखे थे कि सबसे लंबा चेन क्या होगा? सबसे लंबा चेन वही होगा जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे? ये सब दिए थे। फिर उसके बाद हम बोले थे कि अच्छा पायरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन क्या होता है। पायरेंट चेन अगर मान लो कि कुछ ग्रुप नहीं जुड़ा है, कुछ छू नहीं है, इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वही पायरेंट चेन होगा। दूसरा, लॉन्गेस्ट चेन तो है लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, या तो डबल या तो ट्रिपल, वैसा चेन लेना है, वैसा सबसे लंबा चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड। अब वो जो चेन होगा सबसे बड़ा वाला उसको बोलेंगे पायरेंट चेन। आया समझ में? या मैन चेन। अगला, या तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, कोई ग्रुप लटका हो, तो वो जो चेन होगा उसको बोलेंगे पायरेंट चेन। या तो दोनों चीज हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो और क्या हो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी।
तो वो हो जाएगा चेन पायरेंट चेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखे कि रूट वर्ड होता क्या है। पिछले क्लास में तो यही चीज तो हम लोग पढ़े थे कि रूट वर्ड क्या होता है। हम बोले रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो लॉन्गेस्ट चेन का या पायरेंट चेन का नाम व्यक्त करता है। पायरेंट चेन के नाम को कौन व्यक्त करता है, कौन दर्शाता है, वो है रूट वर्ड। जैसे इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का जो चेन होगा उसका नाम कौन बताएगा। सबसे लंबे चेन का नाम जो बताता है वो बताता है रूट वर्ड। आज में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जो प्रिंसिपल चेन या पायरेंट चेन के नाम का निर्धारण करता है, जो प्रिंसिपल चेन या पायरेंट चेन का नाम का निर्धारण करता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रूट वर्ड बोल रहे थे। वीडियो बन रहा है ना सही से, यस, झकास, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे रूट वर्ड समझने में कोई दिक्कत नहीं। और हम बताए थे, याद आ रहा है रूट वर्ड, यस, 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट बोल रहे थे, 8 कार्बन को ऑक्ट बोल रहे थे, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक बोल रहे थे। मैक्सिमम तो हर जगह पे 10 कार्बन तक ही मतलब याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम बताए थे 100 तक आप लोगों को। क्या 100 तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या 100 तक में किसी को कोई दिक्कत। 11 को क्या बोल रहे, अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, क्या फिर 20 को बोल रहे थे आईकोस, फिर उसके बाद वैसे चल रहा था अन आईकोस, डो आईकोस, ट्राइकोस, टेट्राइकोस, फिर जैसे 30 होता था उसको बोल रहे थे ट्रायाकॉन्ट, 31 को क्या बोले अन ट्रायाकॉन्ट, डो ट्रायाकॉन्ट, टेट्रा ट्रायाकॉन्ट बोल रहे थे, फिर 40 को क्या बोल रहे थे टेट्राकॉन्ट, 41 को अन टेट्राकॉन्ट, डो टेट्राकॉन्ट, ट्राई टेट्राकॉन्ट बोल रहे थे ना। फिर उसके बाद 50 को क्या बोल रहे थे पेंटाकॉन्ट, 51 का क्या हो जाएगा अन पेंटाकॉन्ट, डो पेंटाकॉन्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा 60 को बोलो हेक्साकॉन्ट, 70 को हेप्टाकॉन्ट, 80 को ऑक्टाकॉन्ट, 90 को नोनाकॉन्ट और 100 को बोल रहे थे क्या हेक्ट बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तो आई थिंक हम पिछले क्लास को पूरी तरह से रिवाइज करवा दिए। आज का क्लास देख लेते हैं। यस, कहाँ से मक्खी आ गया, चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग रूट वर्ड देखे थे। क्या देखे थे, रूट वर्ड। हम बोले थे किसी भी चीज का जो नाम होता है, मक्खी भटक रहा है पूरा, किसी भी चीज का जो नाम होता है 3 वर्ड मिलके बना होता है। कौन कौन सा बोलो, पहला प्रीफिक्स, रूट वर्ड, तीसरा सफिक्स। तो रूट वर्ड देख लिए थे, जो किसी कार्बनिक यौगिक का पायरेंट चेन का नाम का निर्धारण करता है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम का निर्धारण करता है, उसको बोल रहे थे रूट वर्ड। अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे सफिक्स क्या होता है। ओए होए होए, सफिक्स क्या होता है। देखो सफिक्स क्या होता है समझो, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर रूट वर्ड। बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द होता है सफिक्स जिसको रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है, यानी लॉन्गेस्ट चेन के बाद लिखा जाता है। पायरेंट चेन का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखा जाता है, सफिक्स का लिखा जाता है। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स। सफिक्स कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। ये जो सफिक्स है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है 1 डिग्री सफिक्स, दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स, यानी प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। कोई दिक्कत। हम बोले क्या सफिक्स है क्या, अरे सफिक्स होता क्या है कि जिसको ना रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है, बस इतना अभी दिमाग में रखना। सफिक्स किसको बोलते हैं सर, देखिए सफिक्स जो होता है ना, एक ऐसा वर्ड है जिसको रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है, रूट वर्ड के बाद। ये कितने तरह का, 2 तरह का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां से क्लास स्टार्ट हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, 1 2 3, यस। नेक्स्ट चलो आ जाते हम लोग प्राइमरी सफिक्स पे। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, देखो 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ना, जो रूट वर्ड का यानी मेन चेन का, पायरेंट चेन का नेचर बताता है। नेचर कैसा है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जो पायरेंट चेन की प्रकृति का निर्धारण करता है, कि पायरेंट चेन संतृप्त है या असंतृप्त है।
देखो ना, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ पैरेंट चेन, जो कि नेचर ऑफ पैरेंट चेन का प्रकृति बताता है। ठीक है, पैरेंट चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, क्या आखिर पैरेंट चेन कैसा है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स। बात समझ में आया? प्राइमरी सफिक्स होता क्या है? प्राइमरी सफिक्स जो होता है ना, जो लॉन्गेस्ट चेन का, पैरेंट चेन का नेचर बताता है। नेचर कहने का मतलब है कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। कोई दिक्कत? अगर सिंगल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन में तो संतृप्त है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो गया असंतृप्त हो गया। ध्यान दो, तो यहां पे देखो एक चीज लिखा हुआ है कि जो प्रीफिक्स होता है, और इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी सफिक्स कम्स जस्ट आफ्टर द रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स जो होता है ना, प्राइमरी सफिक्स जो होता है रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है। किसको? प्राइमरी सफिक्स को। यानी कि प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। कोई दिक्कत? पहले प्राइमरी सफिक्स होगा तब सेकेंडरी सफिक्स होगा। जैसे अगर हम बोले सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाता है क्या? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है? प्राइमरी सफिक्स एन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अनसेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में दो ठो होगा, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला अगर है तो उसको बोलेंगे क्या? प्राइमरी सफिक्स उसको इन बोलेगा। प्राइमरी सफिक्स उसको क्या बोलते हैं? इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? आइन। कोई दिक्कत? कोई बोले सफिक्स क्या है तो बोलेंगे सफिक्स होता है जिसको रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो रूट वर्ड के बाद जो होता है ना लिखा जाता है, और ये दो तरह का होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स जो होता है ना लॉन्गेस्ट चेन का नेचर बताता है कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। अगर सेचुरेटेड है तो एन हो जाएगा, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कोई दिक्कत? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ले लिया, ले लिया, यश यश यश। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक में। अच्छा हमको एक बात बताओ, क्या इसका नाम लिख लोगे? लिख लोगे? चलो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई सा भी जो नाम होता है, प्रीफिक्स होता है, फिर रूट वर्ड होता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स होता है, फिर 2 डिग्री सफिक्स होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें तो कोई दिक्कत? अच्छा इसमें प्रीफिक्स तो नहीं है, रूट वर्ड है। नहीं, प्रीफिक्स है क्या? रूट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा नाम बताओ? इसके लिए हो जाएगा क्या? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट ना, ब्यूट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए बताएगा एन। अच्छा सेकेंडरी कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं, 2 डिग्री सफिक्स नहीं है। अभी तो मात्र दो ये चीज है, एक लॉन्गेस्ट चेन है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन, ब्यूटेन। अच्छा इसमें हाइड्रोजन कहाँ है सर? अरे हाइड्रोजन जो है ना अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अगर मान लो आप मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझ रहे कि यार बच्चा स्कूली कॉलेज वाला बच्चा है, स्कूलिंग बच्चा है, हम समझ सकते हैं ना। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें बताने जाहिर करने की बात नहीं है। जो बच्चा वीडियो देख रहा है तो आई नो कि वो स्टूडेंट है, क्या इतना तो कॉमन सेंस है। तो हाइड्रोजन जो है ना अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ। देखो 1 2 3, सबसे पहले बताओ कि नाम जो होता है, नाम 3 चीज से बना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स में ना 2 चीज आ गया, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स तो नहीं है, रूट वर्ड है 1 2 3 4, 5 कार्बन का, 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। अच्छा 1 डिग्री सफिक्स, ये डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इन, ये तो है नहीं, तो नाम क्या हो गया? नाम हो गया पेंटीन, पेंटीन। इसका नाम क्या हो गया जी? पेंटीन हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा इसका नाम बता दोगे क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 2 3 4। सबसे पहले देखो नाम जो होता है ना, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स तो नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। तो रूट वर्ड बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को बोलेंगे क्या, डेक। चूंकि सिंगल सिंगल है, हर जगह पे सिंगल है ना, तो हो जाएगा एन। तो इसका नाम हो गया क्या, डेकैन। नाम हो गया इसका क्या, डेकैन हो गया। देखो कॉर्नर जो है, किनारा, जितना ही भी किनारा है ये कार्बन है। ये क्या है, कार्बन है। ये किनारा क्या है, कार्बन है। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये कार्बन है, ये कार्बन है। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स तो नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स नहीं है। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7। 7 को बोलेंगे क्या, हेप्ट। हेप्ट, और एक तो डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन। इसका नाम हो गया हेप्टीन। नाम क्या हो गया जी, हेप्टीन हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यस कोई दिक्कत नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया, यस। चलो जी इसका नाम बताओ। बता दोगे ना, देखो एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 को क्या बोलेंगे, टेट्राडेक। यस यस। नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। इसमें देखो प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है, तो 14, तो क्या हो जाएगा टेट्रा। इसका क्या, एन या इन या आइन, आइन, टेट्रा डेक आइन, डेकाइन, टेट्रा डेकाइन, टेट्रा डेकाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया ना, टेट्रा डेकाइन। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, अच्छा एल्केन क्या होता है। एल्केन हम बोले थे, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। अगर एल्केन से एक तो हाइड्रोजन निकल जाता है ना, तो वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल। एल्काइल यानी R ग्रुप बन जाता है। चूंकि CnH2n+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मीथेन, मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। CH4 से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, CH3। अब ये मीथेन नहीं बोल के इसको बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल। उसी तरह से इथेन का होता है C2H6, एक हाइड्रोजन निकल गया C2H5, तो इसका नाम हो गया इथाइल। क्या नाम हो गया, इथाइल। कोई दिक्कत, ले लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3, यस। उसी तरह से यहाँ पे देखो एक पेज ऐड करते हैं। अगर हम बोले क्या, प्रोपेन है, प्रोपेन, बताओ प्रोपेन में 3 कार्बन होगा, 3 का 2 गुना से 2 ज़्यादा, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन अगर निकल गया, एक हाइड्रोजन अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपाइल, और इसका सूत्र हो जाएगा C3H7। उसी तरह से अगर ब्यूटेन है, ब्यूटेन C4H कितना 10, यानी कार्बन जो होता, हाइड्रोजन जो होता है ना, कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 ज़्यादा। अगर ये 4 है तो 4 दूना 8, 8 2 10। एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन है तो हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल C4H कितना H9, ठीक है। उसी तरह से अगर पेंटेन है, पेंटेन है तो पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हो जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल। कोई दिक्कत नहीं। क्या 10 तक इस तरह का लिख लोगे, 10 तक लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यस, लाजवाब।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुमसे मिलकर, स्क्रीनशॉट ले लो, तुमसे मिलकर तुमको है चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम। कहाँ हम खो जाते हैं किसी की यादों में खोए हुए। चलो बताओ, अब आ जाते सेकेंडरी सफिक्स। अरे सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स तो समझ में आ गया, वो बताता है नेचर, नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नेचर ऑफ पेरेंट चेन, डबल है कि सिंगल है कि ट्रिपल है कि मेरे तरह सिंगल है। देखो थोड़ा बहुत इंटरटेन भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा बोर हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स, अरे ये खानदान बताता है, खानदान, ये किस खानदान का है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वो शब्द जो कार्बनिक यौगिक के क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह यानी खानदान के बारे में बताएगा। क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप का निर्धारण करता है, उसे बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप, खानदान का नाम का निर्धारण करेगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के नाम में सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी सफिक्स के बाद किसको लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ये हो गया। तो समझ में आया कि सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, वो बताता है फंक्शनल ग्रुप का नाम का निर्धारण करता है, क्रियाशील समूह के नाम का निर्धारण करता है। देखो इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में द वर्ड विच डिटरमाइन, वो शब्द जो डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप के नाम का डिटरमाइन करता है, इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। इंग्लिश भी आसान है, इंग्लिश भी आसान है। देखो हम इंग्लिश हिंदी इसलिए ला रहे हैं ना ताकि दोनों बच्चा हमसे कनेक्ट हो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी और हिंदी वाले। बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको ना इंग्लिश में पढ़ने में मज़ा आता है, हिंदी तो यार हिंदी तो समझ जाते हैं, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अगर मिलता है ना, एक स्टैंडर्ड बिल्डअप होता है, उसको लगता है क्या मज़ा आ रहा है। और आने वाले समय में अगर वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेगा ना, तो वो अपने आप को कभी भी बेगानापन का एहसास उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे इंग्लिश में एडेप्ट होना चाह रहे हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि धीरे धीरे इंग्लिश को एडेप्ट करा दूँ आप लोगों को, उसके बाद देखना आप लोग खुद बोलिएगा कि सर हिंदी हिंदी मत लाइए सर, इंग्लिश में पढ़ाइए सर, इंग्लिश में पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। आज में यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रामर यूज हो रहा है, नॉर्मल चीज़ है, इतना तो मेरा बच्चा समझता है और आई थिंक सब कोई समझता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यही चीज़ तो हम बताना चाह रहे थे बच्चे को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियाशील समूह, या 10वीं क्लास में जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह, क्रियाशील समूह। देखो क्रियाशील समूह क्या होता है, या तो एटम होता है या तो ग्रुप्स ऑफ एटम होता है। जैसे OH, इसमें 2 चीज़ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अगर ऐसे बोल दिए तो ये हो गया एल्कोहल। कौन सा समूह है, एल्कोहल खानदान का है। अगर उसी तरह से अगर वो बोल दिए, अरे बताओ ये क्या है, एक एटम है ना, एक एटम है ना, ऑक्सीजन का एक एटम है, इसको बोलेंगे हम लोग ईथर, ये ईथर खानदान का है। उसी तरह से अगर ऐसे बोल दे CHO, देखो ना ग्रुप्स ऑफ एटम है, एटम एक से अधिक एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको बोलेंगे ये एल्डिहाइड खानदान का है। ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये क्या है, यह एल्डिहाइड है। कोई दिक्कत? नो। देखो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी एक विशेष फैमिली को
व्यक्त करता है, किसी विशेष खानदान को व्यक्त करता है। जैसे अगर ये है तो ये एल्कोहल खानदान, ये है तो ये ईथर खानदान, ये है तो एल्डिहाइड, और अगर ये है COOH तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड खानदान को बताएगा। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्रेजेंट a particular family of an organic compound and which also represent the physical and chemical properties of that organic compound is called functional group। यानी कि जो ना एक विशेष फैमिली को बताता है, कार्बनिक यौगिक के एक विशेष फैमिली को बताएगा, और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो उस कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुण को भी व्यक्त करता है, भौतिक और रासायनिक गुण को भी डिटरमाइन करता है, व्यक्त करता है, बताता है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लो स्क्रीनशॉट। कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा इधर का नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? यस, ले लो, आगे बढ़ते हैं। यस, अब इस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ये टेबल जाने बगैर हमको नहीं लगता है आप नोमेनक्लेचर सही से कर पाओगे। ये बहुत खतरनाक, बहुत ही मस्त, क्या बोलते हैं, ये टेबल है। इसको जो बच्चा याद कर लिया ना, कसम से उसको अभी से लेकर 12 तक में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चा 12th का है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा 11th में है उसको तो 12th में पढ़ने पड़ेगा। अब ये सलाह स्ट्रॉन्ग कर लो। आप लोग बस तैयार करो ना, देखना नीट का क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन, JEE का क्वेश्चन किस तरह से उड़ता है, मज़ा आ जाएगा। देखते देखते 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन हो जाएगा। खाली देखेंगे फिगर को, अबे कितना प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे करोगे, इतना खतरनाक हो जाएगा प्रिपरेशन। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले इनिशियल स्टेज में इसको याद करना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि नंबरिंग वाइज याद कर लो, एक ऑर्डर से याद करो। अच्छा, ये ऑर्डर जो लिखे हैं ना, जो फर्स्ट नंबर पे वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। सबसे जो खतरनाक होता है फंक्शनल ग्रुप वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है COOH या C डबल बॉन्ड OH, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक। पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH या C डबल बॉन्ड OH, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सल्फोनिक एसिड SO3H, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड ही, ठीक है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, ये होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। अगला है एस्टर। एस्टर होता है C डबल बॉन्ड OR, जहाँ R क्या है? R है एल्काइल ग्रुप, अभी जो बताए थे एल्काइल ग्रुप, ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और इसका जो होता है सेकेंडरी सफिक्स वो होता है O8। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज, नाम, स्ट्रक्चर, सेकेंडरी सफिक्स बिल्कुल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बता नहीं सकते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। चलो अगला 5 नंबर पे एसिड हेलाइड। अगला क्या है? एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड, या इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल हेलाइड, एसिड हेलाइड या एसाइल हेलाइड। और ये होता है C डबल बॉन्ड OX, C डबल बॉन्ड OX होता है, या COX होता है, जहाँ X क्या होता है? हेलोजन ग्रुप। X के जगह पे क्या लगा सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा सकते हैं। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हेलाइड। अगर मान लो कि इस जगह पे क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, अगर इस जगह पे F है तो हो जाएगा ऑयल फ्लोराइड, अगर B आ रहा है तो ऑयल ब्रोमाइड, अगर I है तो ऑयल आयोडाइड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड एमाइड है, जिसको एमाइड भी बोलते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है।
इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है एमाइड, एमाइड। ठीक है, अगला जो है वो है साइनाइड, साइनाइड। ये इसको पहचानना कैसे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइल। सी ट्रिपल बॉन्ड एन को क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। अगला, अगर यही चीज पलट जाए एन के तरफ से, देखो है, और यहाँ देखो एन, एक तरफा इलेक्ट्रॉन साझेदारी क्या है। ठीक है, एन के तरफ से अगर बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब बहुत आदमी इसको बोल देता आइसोनाइट्राइल, वो होता नहीं है, पहले होता था, पहले के बुक में जो कि ओल्ड बुक है ना उसमें होता था, लेकिन मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसमें ना इसको हटा दिया है। हटाने का मतलब है कि इसका नोमेनक्लेचर अलग तरह से होता है, आइसोनाइट्राइल से नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ से हम क्या कर दिए, गायब कर दिए। ठीक है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हो गया, हो गया। ठीक है, आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, वीडियो चालू है ना, यस। अगला, अगला जो होता है एल्डिहाइड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी एच ओ, इसको बोलेंगे अल, ए एल, अल। ठीक है, अगला जो है वो है कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ या सी ओ होता है, इसका होता है सेकेंडरी सफिक्स ऑन। उसके बाद है एल्कोहल, एल्कोहल का होता है ओ एच और ये होता है ऑल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है थायो एल्कोहल जो होता है एस एच, ये होता है थायोल। नेक्स्ट जो है वो है एमीन, एमीन का होता है NH2 और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है एमाइन। उसके बाद एल्कीन, एल्कीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, एमीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, एक ऑर्डर में हम लोग याद कर रहे हैं ना, तो उसके ऑर्डर में एमीन के बाद होता है एल्कीन डबल बॉन्ड, और ये तो जानते हैं इन होता है, लेकिन ये इन जो है ना वो सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, इन क्या है 1 डिग्री सफिक्स है, याद आ रहा है ना। उसके बाद जो होता है ऑर्डर बाई एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि एल्कीन और एल्काइन में अगर बात करें, एल्कीन फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद है एल्काइन, आइन ये भी नहीं होता है। अगला है हेलोजन, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका भी कुछ नहीं होता है। अगला है ईथर, ईथर का होता है ओ, ईथर का सेकेंडरी सफिक्स ऑक्सी नहीं होता है, इसका नाम अलग तरीके से होता है। ये जो ऑक्सी लिखे है ना सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, बहुत बुक में रहता है, लेकिन याद रखना ऑक्सी इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। उसी तरह से थायो ईथर, एस अगर है तो इसको बोलेंगे थायोक्सी, लेकिन ये थायोक्सी भी इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, नहीं है। ओके, ओके। अब उसके बाद क्या है, भर भर का क्वेश्चन है, इसको बनाना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, बहुत तरह का क्वेश्चन है, देखो ना, है ना, बहुत क्वेश्चन है। तो इसको ना पिछले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जितना चीज़ हम बताए उतना फंक्शनल ग्रुप को याद रखना, एक ऑर्डर वाइज कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कॉपी में जो है ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो फंक्शनल ग्रुप को याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना फंक्शनल ग्रुप को याद किए बिना, ठीक है, अच्छी तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग जो है ना बढ़िया से पढ़ाई करो। एक बार अगर बेस बन गया ना, एक बार अगर बेस बन गया ना, किसी के माँ के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपको बीट कर जाए। और हम ना आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है ना उस लेवल में जाके आपको हम सिखा रहे हैं। इससे और बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ जो बच्चा को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है ना, हम उस बच्चा को बेस मान के धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर एक बार बेस बन जाए ना तो हम गारंटी लेते हैं आपको 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको हर चीज़ 11th क्लास में इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि वहाँ पे रिएक्शन रटने की नौबत नहीं आने देंगे। लगेगा अरे यार ये तो हम लोग पहले से सीख के आए। ठीक है, बस आपको ब्लाइंडली नोट्स को रिवाइज करते जाना है, चीज़ों को समझते हुए, और जहाँ पे नहीं समझ में आए बिल्कुल हमसे पूछना है। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट वो ऑफलाइन के माध्यम से पूछ सकते हो, ऑनलाइन में जो ऑनलाइन के माध्यम से पूछ सकते हो। कभी भी दिक्कत आने नहीं देंगे। और हम बोले हैं ना, आपके अंदर जो
डर है केमिस्ट्री को लेके, उसको ख़त्म कर देंगे। और बहुत बच्चा को तो पता है यार, अभी जिस तरह से एग्ज़ाम चल रहा था, ये इंटरनल एग्ज़ाम जो चल रहा है, ये हाफ टर्मिनल एग्ज़ाम जो है, इसमें एक भी क्वेश्चन हमको बता दो कि कॉपी से नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में जो कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। नॉट ओनली केमिस्ट्री, मैं बात करूँ फिजिक्स का, जितना पढ़ाया है वही चीज़ आया है ना, आया है कि नहीं। और मैथ वाला स्टूडेंट तो सारा क्वेश्चन बना के आया है। अरे ऑन कैमरा बोल रहे हैं, क्या मैथ का एक को ऐसा क्वेश्चन था जो कि हम नहीं पढ़ाए हैं और आपसे नहीं बना वो चीज़, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में। ब्लाइंडली फॉलो करो। अरे मुझे पता है बच्चे को क्या चाहिए और किस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक बार बेस बन गया ना, बस अच्छा सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आपको, आपके अंदर ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि ये चीज़ हम नहीं जानते हैं और सर ये चीज़ नहीं पढ़ा है। एक बार बेस तो बनाने दो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलो ठीक है, मिलते कल के लेक्चर में। ओके, बाय, लव यू।